जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको किसी स्टूडियो से नहीं बल्कि सीधे इतिहास की सबसे रहस्यमयी जंग के मैदान में लेकर आया हूं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये दुनिया की सबसे ताकतवर और विकसित सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का वो मुख्य प्रवेश द्वार है जो आज से 5000 साल पहले अचानक एक ही रात में पूरी तरह तबाह हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के उदय से विनाश तक विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सड़क पे बिखरी इंसानी हड्डियां, एक दूसरे का हाथ थामे दो कंकाल जो शायद मौत के आखिरी सेकंड तक भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए, एक मासूम बच्चा जो अपने ही घर की चौखट पर औंधे मुंह गिरा पड़ा था, और एक माँ जिसकी पसलियों के बीच उसकी ममता आखिरी सांस तक दबी रह गई। ये दृश्य किसी युद्ध के मैदान का नहीं है, ना ही ये कोई शमशान घाट है। ये तो एक आलीशान, बेहद विकसित और हजारों साल पुराना शहर है जो महज कुछ ही घंटों में एक सामूहिक कब्र बन गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? जब इन कंकालों की जांच आधुनिक लैब में होती है तो पता चलता है कि इनके शरीर पर ना तो किसी तलवार का निशान है, ना किसी भाले का जख्म, और ना ही किसी तीर का घाव, यानी इन्हें किसी सेना ने नहीं मारा था। तो फिर इस हंसते खेलते शहर को एक ही रात में शमशान किसने बनाया? क्या आसमान से कोई अदृश्य आफत बरसी थी, या जमीन के नीचे से कोई ऐसा दानव निकला जिसने पूरी की पूरी सभ्यता का नामो निशान मिटा दिया? आप और हम आज जिस आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, जहां 24 घंटे नर में पानी आना, पक्के मकान, शानदार सड़कें और अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम को हम आज के विज्ञान की देन मानते हैं, उसे आज से ठीक 5000 साल पहले कुछ लोग बना चुके थे। जब पूरी दुनिया के इंसान गुफाओं में रहते थे, पत्थरों से जानवरों का शिकार करते थे और बदन ढकने के लिए पेड़ों की छाल लपेटते थे, उस दौर में हमारे इसी भारत के इलाके में एक महान नदी के किनारे लोग 2 मंजिला आलीशान घरों में ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। उनके पास बड़े बड़े स्विमिंग पूल थे, दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर थे, और उनका व्यापार हजारों किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया और मिस्र तक फैला था। लेकिन फिर अचानक एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। एक ऐसी सभ्यता जो करीब 1500 सालों तक इस धरती पर शान से राज करती रही, वो अचानक वक्त के समंदर में ऐसे गायब हो गई जैसे उसका कभी कोई वजूद ही ना रहा हो। सदियों तक लोग इस जगह के ऊपर से गुजरते रहे, खेत जोते गए, नई बस्तियां बसी, लेकिन किसी को कानों कान भनक तक नहीं हुई कि उनके पैरों के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा रहस्य दफन है। आइए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और इस महान सभ्यता की खोज से लेकर इसके महाविनाश तक के उस खोए हुए सच को तलाशते हैं। एक ऐसा सच जिसने सदियों से इतिहासकारों को एक अनसुलझी पहेली में उलझा रखा है। इस रहस्य की पहली गूंज आज से करीब 200 साल पहले, यानी साल 1826 में सुनाई देती है। जून का महीना था और पंजाब का वो मैदान जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, सूरज की तपिश से झुलस रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सिपाही जेम्स लुइस अपनी फौज से बगावत करके जान बचाकर भाग रहा था। पकड़े जाने के डर से उसने अपना नाम बदलकर चार्ल्स मैसन रख लिया था। मैसन भले ही एक भगोड़ा सैनिक था, लेकिन उसका दिमाग एक खोजी का था। उसे पुरानी जगहों, खंडहरों और दफन इतिहास को टटोलने का एक अजीब सा जुनून था। भागते भागते जब वो थक गया और प्यास से उसका गला सूखने लगा, तब वो हड़प्पा नाम के एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां के स्थानीय लोगों ने उसे पानी पिलाया और बातों बातों में एक अजीब चेतावनी दी। उन्होंने पास ही मौजूद एक विशाल मिट्टी के टीले की तरफ इशारा करते हुए कहा, साहब, उस टीले के पास मत जाना। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि वहाँ एक शापित राजा का किला दफन है। जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। मैसन के भीतर का खोजी जाग उठा। वो डरने के बजाय सीधा उस विशाल टीले पर चढ़ गया। जैसे ही उसने उस बंजर जमीन पर कदम रखा, उसके जूतों से टकराकर मिट्टी सरकी और नीचे से लाल रंग की कुछ चीजें चमकी। उसने झुककर जब उन्हें हाथ में उठाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे पक्की लाल ईंटें थीं, लेकिन वे ईंटें वैसी नहीं थीं जैसी उस दौर के गांवों में बनती थीं। वे बिल्कुल परफेक्ट शेप में, बेहद भारी और इतनी मजबूत थीं कि सदियों तक मिट्टी के नीचे दबे रहने के बाद भी उन पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। मैसन ने अपनी डायरी निकाली और लिखा, ये जरूर प्राचीन काल का कोई बहुत बड़ा किला या किसी राजा का आलीशान महल रहा होगा। लेकिन मैसन यहाँ एक बहुत बड़ी भूल कर बैठा। वो जिसे एक मामूली राजा का महल समझ रहा था, वो दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी शहरी सभ्यता का मुख्य प्रवेश द्वार था। मैसन वहाँ से चुपचाप आगे बढ़ गया और ब्रिटिश सरकार ने भी उसकी इस डायरी पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस घटना के ठीक 30 साल बाद, यानी 1856 में, इतिहास में एक और बड़ा मोड़ आता है। अंग्रेज पूरे भारत में रेलवे का जाल बिछा रहे थे। लाहौर से कराची के बीच लंबी रेल पटरी बिछाने
बनाने के इस भारी काम की जिम्मेदारी दो ब्रिटिश भाइयों को सौंपी गई, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। दोनों पेशे से काबिल सिविल इंजीनियर थे। पटरी बिछाने का काम तेजी से चल रहा था, लेकिन अचानक एक बड़ी मुसीबत आ गई। पटरी के नीचे बिछाने के लिए कंक्रीट और गिट्टियों की भारी कमी हो गई। काम रुकने की कगार पर पहुंच गया और अंग्रेज सरकार का दबाव बढ़ने लगा। तभी ब्रंटन भाइयों के पास उनका स्थानीय ठेकेदार दौड़ता हुआ आया और बोला, साहब आप गिट्टियों के लिए क्यों परेशान होते हैं? पास के ही एक पुराने खंडहर में लाखों की तादाद में पक्की लाल ईंटें बिखरी पड़ी हैं। अगर हम मजदूरों से वे ईंटें निकलवा लें और उन्हें तुड़वाकर पटरी के नीचे बिछा दें तो हमारा काम भी हो जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे। ब्रंटन भाइयों को ये आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने बिना सोचे समझे हजारों मजदूरों को उस प्राचीन टीले को खोदने का आदेश दे दिया, जिस सभ्यता ने दुनिया को सबसे पहले ईंटें पकाना और शहर बसाना सिखाया था। उसी की 5000 साल पुरानी पक्की ईंटों को हथौड़ों से तोड़कर रेल की पटरियों के नीचे बिछा दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि इतिहास को आप चाहे जितना भी दबाने की कोशिश करें, वो एक दिन मिट्टी को चीरकर बाहर आ ही जाता है। साल 1912 में J.F. फ्लीट नाम के एक अंग्रेज अफसर को उसी रेलवे लाइन के पास मिट्टी की कुछ अजीबोगरीब चौकोर मुहरें मिलती हैं। उन मुहरों पर एक ऐसे जानवर का चित्र बना था जिसके सिर पर केवल एक सींग था, बिल्कुल किसी काल्पनिक यूनिकॉर्न की तरह। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उन मुहरों के ऊपर कुछ अजीब से प्रतीक बने थे जो किसी प्राचीन भाषा की तरह लगते थे, लेकिन उसे पढ़ना किसी के बस की बात नहीं थी। जब ये अजीबोगरीब मोहरें कोलकाता में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के दफ्तर पहुंची तो बड़े अधिकारियों के कान खड़े हो गए। उन्हें अंदाजा हो गया था कि इस मिट्टी के नीचे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। तभी कहानी में एंट्री होती है सर जॉन मार्शल की। उन्होंने इस रहस्य को खोलने के लिए भारत के दो सबसे काबिल खोजियों को चुना, राय बहादुर दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी। साल 1921 में दयाराम साहनी पंजाब के हड़प्पा पहुंचे और वैज्ञानिक तरीके से खुदाई शुरू की। इसके ठीक एक साल बाद यानी 1922 में रखाल दास बनर्जी ने सिंध के मोहनजोदड़ो में कुदाल चलवाई। जैसे जैसे मजदूर मिट्टी की परतें हटा रहे थे, वहाँ का नजारा देखकर वैज्ञानिकों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मिट्टी के नीचे कोई एक दो टूटे मकान नहीं, बल्कि पूरा का पूरा आधुनिक शहर बाहर आ रहा था। वहाँ सीधी सड़कें, मकानों की कतारें और नालियों का एक पूरा नेटवर्क बिछा था। 24 सितंबर 1924 को सर जॉन मार्शल ने लंदन के एक मशहूर अखबार में दुनिया के सामने ये ऐलान किया कि भारत की मिट्टी के नीचे एक ऐसी प्राचीन सभ्यता मिली है जो मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी ही पुरानी है, लेकिन विकास के मामले में उनसे कहीं आगे है। इस एक ऐलान ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। भारत का इतिहास, जिसे दुनिया बहुत नया समझती थी, वो एक ही झटके में हजारों साल पीछे चला गया। जरा सोचिए, ये सभ्यता कितनी विशाल थी। इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। अगर प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को एक साथ जोड़ भी दिया जाए तो भी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता उनसे कई गुना बड़ी थी। उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश तक, ये पूरा इलाका एक ही संस्कृति, एक ही नियम और एक ही शानदार जीवन शैली से बंधा था। आज के समय में जब कोई नया शहर बसाया जाता है, जैसे चंडीगढ़ या न्यूयॉर्क, तो सबसे पहले कंप्यूटर पर उसका नक्शा तैयार किया जाता है। लेकिन आज से लगभग 5000 साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीनरी के सिंधु घाटी के लोगों ने जो नगर नियोजन किया था, उसे देखकर आज के इंजीनियर्स भी हैरान रह जाते हैं। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी नहीं, बल्कि बिल्कुल सीधी और एक दूसरे को 90 डिग्री के समकोण पर काटती थीं। पूरा शहर शतरंज की बिसात की तरह चौकोर ब्लॉकों में बटा था। मुख्य सड़कें इतनी चौड़ी थीं कि वहाँ से एक साथ कई बैलगाड़ियां आसानी से गुजर सकती थीं। वैज्ञानिकों को सड़कों के अध्ययन से एक और जादुई बात पता चली। सड़कों को इस तरह बनाया गया था कि जब भी तेज हवा चले तो सड़क पर बिखरा कचरा अपने आप उड़कर कोनों में चला जाए, यानी हवा के जरिए शहर की नेचुरल क्लीनिंग हो जाती थी। मकान बनाने के लिए जिस लाल ईंट का इस्तेमाल होता था, उसका अनुपात पूरी सभ्यता में बिल्कुल एक समान था, 4:2:1 का। चाहे आप गुजरात का लोथल देखें या हजारों किलोमीटर दूर पंजाब का हड़प्पा, हर जगह ईंटों का अनुपात यही था। ये ईंटें धूप में सुखाकर नहीं, बल्कि भट्ठियों में तेज आग पर पकाई जाती थीं, ताकि ये वाटरप्रूफ और मजबूत हो सकें। यही वजह है कि इतने वर्षों बाद भी ये ईंटें टस से मस नहीं हुई। हड़प्पा के शहरों को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया था। पहला था दुर्ग यानी सिटडेल, जो जमीन से काफी ऊंचाई पर बना था। माना जाता है कि यहाँ शहर के खास लोग जैसे प्रशासनिक अधिकारी या अमीर व्यापारी रहते होंगे।
इसी हिस्से में अनाज के बड़े बड़े गोदाम भी मिले। दूसरा था निचला शहर, जो आकार में काफी बड़ा था। यहाँ शहर की आम जनता जैसे मजदूर, किसान और दस्तकार रहते थे। निचले शहर के घरों का लेआउट तो और भी कमाल का था। कुछ घर 2 मंजिला भी थे, जिनमें ऊपर जाने के लिए ईंटों की सुंदर सीढ़ियां थीं। हर घर के बीच में एक बड़ा और खुला आंगन था और उसके चारों तरफ कमरे बने थे। यहाँ प्राइवेसी का इतना तगड़ा ध्यान रखा गया कि घर का मुख्य दरवाजा कभी भी मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की पतली गलियों में खुलता था। यहाँ तक कि मुख्य दरवाजा खोलने पर अंदर का आंगन सीधा दिखाई नहीं देता था, ताकि बाहर से आने जाने वाले राहगीर अंदर न झांक सकें। खिड़कियां भी सड़क की तरफ नहीं खुलती थी, जो ये दर्शाता है कि वे लोग शोर शराबे से दूर शांति और एकांत पसंद करते थे। लेकिन इस सभ्यता का असली विस्मय छिपा है उनके पानी के प्रबंधन में। मोहनजोदड़ो के दुर्ग वाले हिस्से में एक बहुत बड़ी इमारत मिलती है, जिसे वैज्ञानिक विशाल स्नानागर यानी द ग्रेट बाथ कहते हैं। ये एक तरह का प्राचीन स्विमिंग पूल है। पानी को लीक होने से रोकने के लिए इंजीनियरों ने ईंटों के जोड़ों के बीच जिप्सम के गारे का इस्तेमाल किया और उसके ऊपर बिटुमेन यानी तारकोल की एक मोटी परत लगाई थी। इसमें नीचे उतरने के लिए सुंदर सीढ़ियां और 3 तरफ कपड़े बदलने के कमरे बने थे। इतिहासकार मानते हैं कि इसका इस्तेमाल विशेष धार्मिक त्योहारों पर सामूहिक स्नान के लिए होता था। इस सभ्यता को जो चीज पूरी दुनिया में सबसे महान बनाती है, वो था उनका अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। मोहनजोदड़ो के हर घर में एक पर्सनल बाथरूम था, जिसका फर्श ढलानदार होता था ताकि पानी आसानी से निकल सके। गली की नालियां खुली नहीं थी, बल्कि उन्हें बड़ी बड़ी ईंटों या पत्थरों की पट्टियों से पूरी तरह ढका गया था। नालियों की सफाई के लिए जगह जगह मैन होल्स और मोड़ों पर कचरा जमा करने के लिए सोख्ता गड्ढे बनाए गए थे। पूरे विश्व के इतिहास में रोम साम्राज्य के आने से पहले तक किसी भी देश में ऐसा कमाल का ड्रेनेज सिस्टम नहीं देखा गया। लेकिन इस साफ सुथरे समाज के भीतर एक ऐसा गहरा सन्नाटा भी है जो वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करता है। पूरी खुदाई में इस विशाल साम्राज्य से ना तो कोई बड़ा राजमहल मिला और ना ही सैनिकों के घातक हथियार। वहाँ जो भी हथियार मिले वे बेहद साधारण हैं, जैसे तांबे की छोटी कुल्हाड़ियां या तीर, जिनका इस्तेमाल शायद जंगली जानवरों से बचने के लिए होता था। ये इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार है कि जो सभ्यता करीब 1500 सालों तक शान से चली, वो बिना किसी सेना, बिना किसी राजा और बिना किसी युद्ध के चल रही थी। तो फिर इसे चला कौन रहा था? इतिहासकारों को इस पहेली का जवाब मिलता है वहाँ की मुहरों और तराजू के बाटों से। सिंधु घाटी सभ्यता कोई सैन्य साम्राज्य नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा व्यापारिक गणतंत्र यानी बिजनेस रिपब्लिक था। यहाँ सत्ता किसी राजा के हाथ में नहीं, बल्कि व्यापारियों, इंजीनियरों और कारीगरों के संगठनों के हाथ में थी। ये समाज केवल काम में ही नहीं डूबा रहता था, अपितु यहाँ के लोग सजने संवरने और फैशन के भी उतने ही शौकीन थे। इस फैशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र था चन्हूदड़ो नाम का शहर। चन्हूदड़ो की खुदाई में एक बहुत बड़ी औद्योगिक वर्कशॉप मिली। यहाँ के कारीगर कीमती पत्थरों में बेहद बारीक छेद करके सुंदर और रंग बिरंगे मोती बनाते थे। मोतियों में छेद करने के लिए उन्होंने तांबे की जिन सूक्ष्म ड्रिल्स का आविष्कार किया, उसकी बारीकी देखकर आज के जौहरी भी दंग रह जाते हैं। लेकिन इस कारखाने के भीतर जो सबसे चौंकाने वाली चीज मिली, वे थे मिट्टी के छोटे छोटे डिब्बे और हाथी दांत की बनी बारीक स्टिक्स। वैज्ञानिक जब उनकी जांच करते हैं तो पता चलता है कि वे और कुछ नहीं, बल्कि उस दौर की लिपस्टिक, काजल, फेस पाउडर और सिंदूर के अवशेष हैं। यहाँ से तांबे के बने कई सुंदर आईने और हाथी दांत की बनी कंघियां भी मिली हैं। दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती करने और उससे सूती कपड़ा बुनने का गौरव भी हमारी इसी सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। जब चन्हूदड़ो में फैशन का यह सामान तैयार होता तो उसे केवल अपने शहरों में नहीं बेचा जाता था। उन्होंने आज से 5000 साल पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था। इस ग्लोबल बिजनेस का सबसे बड़ा हब था गुजरात का लोथल शहर, जहां दुनिया का सबसे पहला मानव निर्मित बंदरगाह मिला है। लोथल के इंजीनियरों ने समंदर के ज्वार भाटे के विज्ञान को पूरी तरह समझकर पक्की ईंटों का एक बहुत बड़ा जलाशय बनाया, जहां समंदर से आने वाले लकड़ी के बड़े बड़े जहाज सीधे शहर के भीतर आकर खड़े हो जाते थे। आज के इराक और सीरिया के इलाके में उस समय मेसोपोटामिया की महान सभ्यता थी। मेसोपोटामिया के प्राचीन रिकॉर्ड्स में साफ लिखा है कि वहां के व्यापारी मेलूहा नाम के एक बहुत अमीर देश से सूती
कपड़े, सोने के गहने और हाथी दांत की चीजें मंगाते हैं। और ये साबित हो चुका है कि ये मेलुहा कोई और नहीं बल्कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का ही अंतर्राष्ट्रीय नाम था। इस विशाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए सिंधु घाटी के सौदागरों ने एक बहुत ही अनोखा सिस्टम बनाया, जिसे आज की कॉर्पोरेट दुनिया ब्रांडिंग और पैकेजिंग कहती है। खुदाई के दौरान पूरे सिंधु क्षेत्र से 2000 से ज्यादा चौकोर मुहरें मिली, जिन पर एक सींग वाले काल्पनिक जीव यानी यूनिकॉर्न, कुबड़ वाले सांड या बाघ के चित्र बने थे। जब सामान को बोरियों में बांधा जाता तब उसकी गांठ पर गीली मिट्टी लगाकर उस पर व्यापारी अपनी मुहर दबा देते थे, जिसे मुहरबंदी यानी सीलिंग कहा जाता था। अगर मेसोपोटामिया पहुंचने तक वो मिट्टी की सील बिल्कुल सही सलामत मिलती तो इसका मतलब साफ था कि सामान के साथ रास्ते में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। व्यापार में धोखाधड़ी को रोकने के लिए उनके पास सटीक माप तौल का एक बेहतरीन सिस्टम था। खुदाई में खास पत्थरों से बने चौकोर बाट मिले। छोटे वजन को तौलने के लिए वे बाइनरी सिस्टम जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64 का उपयोग करते थे, जो सीधे डबल होता जाता था। और भारी वजन के लिए वे डेसिमल यानी दशमलव प्रणाली का इस्तेमाल करते थे। इस पूरे सिस्टम में जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी उसका वजन आज के हिसाब से लगभग 13.63 ग्राम था, जिसे वे अपना मुख्य आधार यानी 16 का अंक मानते थे। भारत में अभी कुछ दशक पहले तक चलने वाला 1 रुपया यानी 16 आना का सिस्टम सीधे हड़प्पा संस्कृति के इन्हीं बाटों से आ रहा था। इसके अलावा लोथल से हाथी दांत का बना एक स्केल भी मिला, जिस पर खुदे निशान आज के मिलीमीटर से भी छोटे हैं। सिंधु घाटी के लोग धातु विज्ञान के भी बड़े ज्ञाता थे। वे तांबे के अंदर एक निश्चित मात्रा में टिन धातु को पिघलाकर मिलाते और इस मिक्सचर से कांसा यानी ब्रॉन्ज बनाना सीख गए थे। इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की मूर्ति यानी डांसिंग गर्ल है। महज 4 इंच ऊंची ये कांस्य मूर्ति लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाई गई थी। अगर उनकी धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो मोहनजोदड़ो से एक बेहद रहस्यमयी मुहर मिली, जिसे पशुपति मुहर कहा जाता है। इस मुहर पर एक पुरुष आकृति को योग की मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसके सिर पर 3 सींगों वाला मुकुट है। उनके चारों तरफ 4 खूंखार जंगली जानवर हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा पहरा दे रहे हैं और पैरों के पास 2 हिरण बैठे हैं। सर जॉन मार्शल इसे भगवान शिव का सबसे प्राचीन रूप यानी आद्य शिव कहते हैं। इसके साथ ही वहाँ मातृ देवी और पीपल के पेड़ की भी पूजा होती थी। लेकिन हमारे पास उनके शानदार शहर, उनके गहने और उनकी मूर्तियां होने के बावजूद हम आज भी उनके बारे में सब कुछ नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आज तक दुनिया का कोई भी इंसान उनकी लिपि को पढ़ नहीं पाया। ये कोई साधारण ABCD जैसी लिपि नहीं, बल्कि एक भाव चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक लिपि है। इसमें शब्दों को लिखने के लिए अक्षरों की जगह छोटे छोटे चित्रों और प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया था, जिनकी संख्या 400 से भी ज्यादा है। उनके लिखने का तरीका भी दुनिया से बिल्कुल जुदा था, जिसे बॉस्ट्रोफेडन यानी बूस्ट्रोफेडन कहा जाता है। पहली लाइन दाईं से बाईं ओर और दूसरी लाइन बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। चूंकि हमें आज तक कोई भी ऐसी मुहर या लिखावट नहीं मिली जो 2 भाषाओं में हो, इसलिए ये लिपि आज भी इतिहास की तिजोरी में बंद एक ऐसा राज है जिसकी चाबी खो चुकी है। अब हम इतिहास के उस सबसे भयानक मोड़ पर वापस आते हैं जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी, यानी वे बिखरे हुए कंकाल। साल 1900 ईसा पूर्व तक आते आते इस महान सभ्यता का अंत शुरू हो जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लाखों की आबादी वाले ये चमचमाते शहर अचानक सामूहिक कब्र बन गए? वैज्ञानिकों के पास इसके अंत को लेकर 4 खौफनाक थ्योरियां हैं। पहली थ्योरी, महाविनाशकारी बाढ़। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिट्टी की 7 परतें मिली हैं, यानी ये शहर 7 बार बाढ़ में डूबा और हर बार लोगों ने इसे दोबारा बसाया। लेकिन 8वीं बार एक भीषण भूकंप ने नदी का रास्ता रोक दिया। पानी रात के अंधेरे में सुनामी बनकर शहर में घुस गया और लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही घंटों में घर, सड़कें और पूरा शहर पानी के प्रचंड बहाव में समा गया। शायद यही वो रात थी जब एक महान सभ्यता हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन सभी वैज्ञानिक इस थ्योरी से सहमत नहीं है। दूसरी थ्योरी, नदियों का सूखना। इसके उलट ये थ्योरी कहती है कि जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हिली और नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। नदियां सूख गईं, कुएं खाली हो गए और खेत बंजर पड़ गए। जब भूख और प्यास से लोग तड़पने लगे तो वे इन आलीशान शहरों को छोड़कर हमेशा के लिए भाग गए। धीरे धीरे कभी जीवन से भरे रहने वाले ये शहर वीरान हो गए। गलियां खाली हो गईं और सभ्यता केवल खंडहरों में बदल कर रह गई। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि असली दुश्मन न बाढ़ था और न ही सूखा। तीसरी थ्योरी, अदृश्य हत्यारा यानी महामारी। अमेरिकी खोजी डॉक्टर केनेडी ने
ने जब इन कंकालों की जांच की तो हड्डियों में मलेरिया के पुख्ता सबूत मिले। ड्रेनेज सिस्टम ठप होने से मच्छर बढ़े और एक ऐसी बीमारी फैली जिसने पूरे शहर को निगल लिया। लाशें उठाने वाला कोई नहीं बचा। जो जहां बीमार हुआ वहीं दम तोड़ गया। यही वजह है कि इनके शरीर पर किसी तलवार या तीर का घाव नहीं था। लेकिन अगर ये भी सच नहीं था तो क्या इस विनाश के पीछे कोई और वजह थी? चौथी थ्योरी, प्रकृति का बदला। ये थ्योरी कहती है कि हड़प्पा के लोग अपनी ही तरक्की की बलि चढ़ गए। करोड़ों पक्की ईंटें बनाने के लिए उन्होंने हजारों एकड़ के जंगल काट डाले। जंगल खत्म हुए तो सूखा पड़ा, बारिश बंद हो गई और धीरे धीरे रेगिस्तान ने इस पूरी सभ्यता को अपनी मिट्टी के नीचे हमेशा के लिए दफन कर दिया। अगर ये थ्योरी सही है तो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किसी दुश्मन ने नहीं किया था, बल्कि उसकी अपनी तरक्की ही उसके विनाश की वजह बन गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर भले ही आज खंडर बन चुके हैं, लेकिन ये सभ्यता पूरी तरह मरी नहीं है। आज भी हमारे गांव में जिस तरह के पक्के कुएं बनते हैं, घरों के बीच में खुला आंगन रखने का जो आर्किटेक्चर है और महिलाओं के हाथों में कलाई से लेकर कंधे तक चूड़ियां पहनने का जो फैशन है, ये सब हमें सीधे हमारे सिंधु घाटी के पूर्वजों से विरासत में मिला है। आज हम जिस नमस्ते की मुद्रा से लोगों का स्वागत करते हैं या जिस योग को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, उसकी पहली सांस इसी सिंधु नदी के किनारे ली गई थी। वे लोग हमसे हजारों साल पहले आए थे, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि एक महान समाज हथियारों, युद्धों या बड़ी बड़ी जीतों से नहीं बनता। एक महान समाज बनता है अपने नागरिकों की सहूलियत से, साफ सफाई से, बेहतरीन इंजीनियरिंग से और शांति से मिलजुल कर जीने से। सिंधु नदी की लहरें आज भी बह रही हैं, अपने साथ उन लाखों लोगों की कहानियों को समेटे हुए जो कभी इसके किनारों पर रहकर सपने देखते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के ये खामोश खंडहर आज भी चीख चीख कर आधुनिक इंसान को एक बड़ी चेतावनी दे रहे हैं कि तरक्की उतनी ही करो जितनी ये प्रकृति बर्दाश्त कर सके, वरना इतिहास खुद को दोहराने में देर नहीं लगाता। दोस्तों, आज हमने इतिहास की सबसे शांत और विकसित सभ्यता के अंत को डिकोड किया, लेकिन एक बैटल डिकोडर होने के नाते मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको वाकई लगता है कि ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या फिर इसके पीछे कोई ऐसा अदृश्य हमला था जिसे इतिहासकार आज तक छुपाते आए हैं? इन 4 खौफनाक थ्योरियों में से आपको कौन सी वजह सबसे तार्किक लगती है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में डिकोड जरूर करें। अगर इस प्राचीन सभ्यता की केस स्टडी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। इतिहास और युद्धों के ऐसे ही अनसुने चैप्टर्स को बारीकी से डिकोड करने के लिए बैटल डिकोडिंग को अभी सब्सक्राइब करें और इस मिशन का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मिशन और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा।